हेलो बच्चों। हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा रंजकहीनता यानी कि एल्बिनिज्म के बारे में। आपको मैंने ये बताया था इससे पहले कि जो जीन होते हैं, एक जीन दूसरे जीन की उपस्थिति के कारण अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है या अपने प्रभाव को उसका प्रभाव कम हो सकता है। ठीक है। या जैसे दूसरा बताया था फ्रेम शिफ्ट, म्यूटेशन, डेलीशन, इस प्रकार की कुछ बातें बताई थी। अब इसके बाद एक और बात होती है कि जीन शरीर की संरचनात्मक और एक कार्यात्मक इकाई होती है। जीन शरीर की संरचनात्मक यानी कि एक बॉडी को बनाने का काम जीन करता है, तो इसलिए इसे कहते हैं जीन शरीर की संरचनात्मक इकाई। दूसरा, जीन शरीर की कार्यात्मक इकाई यानी कि बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल क्रियाएं होती हैं उसके लिए भी जीन उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं कि जो जीन जो है कार्यात्मक इकाई की तरह कार्य कर रहा है, यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर जीन का प्रभाव है। देखिए कैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये मैंने इसलिए लिख देता हूँ कि जिससे कि आपको कुछ बातें नोट करने में सुविधा हो। बात समझिए, इसलिए मैं ये बोर्ड पर बातें लिख देता हूँ, इसलिए अपनी कॉपी में उनको नोट भी कर लिया करें साथ साथ। जैसे लिखा, मानव में अन्य स्तनधारियों, क्योंकि मनुष्य जो है मैमेलिया वर्ग का जंतु है, और तो मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं की भांति भी क्या मानव के अंदर त्वचा मानी स्किन, ये हमारे बालों का रंग और आँखों की पुतलियों का रंग प्रकट करने के लिए जो पदार्थ है, पिगमेंट है, वो मेलानिन नामक पदार्थ है। सही है। यानी कि हमारी त्वचा और बाल और आँख की पुतलियों का रंग जो है, जो मेलानिन पदार्थ पिगमेंट के कारण होता है। मेलानिन की अनुपस्थिति में त्वचा बालों का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोगों की त्वचा जो है एकदम वाइट जैसी हो जाती है, तो इसके अंदर उस व्यक्ति के अंदर मेलानिन नामक पिगमेंट जो है वो कम है। बात समझ गई? या वो अनुपस्थित है, पूर्णतः अनुपस्थित है। आँखों की जो पलक की जो भौएँ हैं वो भी सफ़ेद पड़ जाती हैं, बालों का रंग भी सफ़ेद पड़ जाता है। तो इसका मतलब उनके अंदर मेलानिन नामक जो पिगमेंट है वो उसकी अनुपस्थिति है। दूसरा एक लिखा है, आँखों की पुतलियाँ और रुधिर कोशिकाओं के कारण गुलाबी या लाल रंग दिखाई देने लगता है। यानी कि मेलानिन पिगमेंट की जब अनुपस्थिति होगी तो उसमें ये कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे पुतलियाँ, आँखों की जो पुतलियाँ कार्निया जो है उसके कोशिकाओं, रुधिर कोशिकाएं होती हैं, उनके कारण गुलाबी या लाल दिखाई देती हैं। रुधिर कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की तरफ बहता है और होता है, वो उस हीमोग्लोबिन के प्रभाव के कारण ये लाल सी दिखाई देती हैं। इस दिशा को हम रंजकहीनता कहते हैं, एल्बिनिज्म कहते हैं। सही है। अब ये जो पिगमेंट की बात कर रहा था, मेलानिन नामक जो पिगमेंट है, पिगमेंट के संश्लेषण के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम का नाम है टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है। टायरोसिनेज जो एंजाइम है यह मेलानिन जो पदार्थ है, जो पिगमेंट है, उसका संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है। यानी कि एंजाइम यहाँ एक उत्प्रेरक का काम करता है, कैटालाइसिस का काम, बायो कैटालाइसिस का काम करता है। तो कि एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर जीन के प्रभाव में, कार्यात्मक प्रभाव में किसी कारणवश गड़बड़ी है, जीन के कार्यात्मक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में गड़बड़ी है, तो ये लक्षण इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। क्यों? कि उसके अंदर टायरोसिनेज नामक एंजाइम की नहीं बनेगा। देखिए आप एंजाइम की जो कार्यात्मक इकाई के आधार पर देखिए कि हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, जबकि और स्तनधारी सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। तो ये क्या कारण है कि उनमें स्रावित होने वाले, पाचन तंत्र में स्रावित होने वाले जो एंजाइम हैं वो हमसे कुछ डिफर हैं। ठीक है।
बहुत से जंतुओं को देखा कुछ अन्य पदार्थ भी खा जाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पाचन तंत्र के अंदर जो एंजाइम है वो इस प्रकार के हैं कि उस पदार्थ को पचाने के योग्य होते हैं, वो शायद हमारे अंदर नहीं है। अब यहाँ पर एक बार समझाएगा, जैसे ए जो है ये लिखा है जो एक डोमिनेंट जीन के प्रभाव से बनता है। इसमें कौन सा? डोमिनेंट जीन के प्रभाव से ये बनता है। यहाँ मैंने ए प्रबल जीन दिखाया है और एक स्मॉल ए से प्रकट किया है रंजकहीनता का जीन। यहाँ मैंने एक दिया उदाहरण देकर दिखाया है कि अगर कोई पुरुष है और पुरुष कैसे पीड़ित है? रंजकहीनता से, यानी इसके अंदर मेलेनिन नामक पिगमेंट का अभाव है, यानी उसके अंदर टायरोसिनेज नामक एंजाइम नहीं है जिसके कारण मेलेनिन पिगमेंट का संश्लेषण हो सके। और एक ये सामान्य नारी के साथ उसका विवाह होता है, क्रॉस किया जाता है, तो इसके अंदर आप देखिए दो प्रकार के गैमीट होंगे। पुरुष के अंदर गैमेटाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप, यानी कि ये मेंडलियन सिद्धांत के आधार पर है। किसके? मेंडलियन सिद्धांत। तो इसके अंदर दो जीन बनेंगे, ए और ये दो ए, ये दो गैमीट प्राप्त होंगे इसके अंदर, ये और एक ये क्या बनाए हमने? गैमीट बना लिए, गैमीट। सही है, ये हमने क्या बना लिए? गैमीट्स बना लिए। अब इन गैमीट्स में अगर मैंने इस गैमीट के साथ फ्यूजन क्रिया हुई, यानी जायगोट बनता है, तो ये बना इस प्रकार का। और ये क्या होगा? सामान्य होगा, सामान्य, यानी कि जो भी बच्चा होगा वो क्या होगा? सामान्य होगा। और इसमें अगर यही गैमीट नारी के इस गैमीट के साथ, यानी फीमेल के इस गैमीट के साथ फ्यूज़न करता है, तो ये जो संतान होगी वो रंजकहीनता होगी। कैसी होगी? रंजकहीनता से पीड़ित संतान होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर पुरुष का ये वाला जो स्मॉल लेटर का रंजकहीनता का जीन है वो स्त्री के कैपिटल लेटर वाले जीन के प्रभावी जीन के साथ क्रिया करता है, तो इसके इस संतान में संतान जो होगी सामान्य होगी। सही है। अब यहाँ पर अगर यही गैमीट इस अप्रभावी गैमीट के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ पर ये ए और ए, ये क्या होगा? रंजकहीनता, यानी कि रंजकहीनता से पीड़ित होगा, एल्बिनिज्म होगा। समझे? इसको हम इस प्रकार से एक चेकर बोर्ड के द्वारा भी समझा सकते हैं कि इस प्रकार से आपने एक चेकर बोर्ड बना दिया। ये चेकर बोर्ड में ये देखिए हमने वही क्रिया है मेंडलियन सिद्धांत के आधार पर, देखिए ये हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया पुरुष, यानी कि मेल लिख दिया। तो मेल के अंदर जो स्पर्म हैं वो इस प्रकार से है, ए और ए, और हमने लिख दिया फीमेल, यहाँ पे लिख दिया फीमेल। समझे? फीमेल, यहाँ मेल कर दें, फीमेल। तो फीमेल के अंदर जो अंडाणु जो हैं वो एक दो प्रकार के, ए और स्मॉल ए। समझ गए? वही आप यहाँ से यहाँ ऐसे इसको लिखते जाइए, ए, इसको ऐसे लिख दीजिए ए और ए। अब इसको नीचे लिख दीजिए ऐसे ए, इसको ऐसे लिखते जाइए। तो आप देखिए दो प्रकार के हमारे पास यहाँ पर संतानें मिली। ये ए कैपिटल ए स्मॉल लेटर वाली संतान जो है वो कौन सी किससे पीड़ित है? ये सामान्य है, ये सामान्य संतान है, सामान्य। सही है, ये भी सामान्य संतान है। समझ गए आप? और ये कौन से है? रंजकहीनता, रंजकहीनता से पीड़ित संतान होगी, रंजकहीनता। यहाँ पर लिंग निर्धारण की बात नहीं है, इसलिए हम एक्स वाई ना कह करके, सिद्धांत वही है, पर इसमें केवल हम यहाँ पर उसी जीन को प्रकट करते हैं। सही है?
तो ये बातें आपको समझना। ऐसा ये रोग से पीड़ित 2000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है। कितने से? 2000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कभी कभी मेरे दिल